नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं सीटेट पेडागोजी हिंदी विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण पेडागोजी कंटेंट है। आइए देखते हैं। पहला बात करें हम भाषा की। भाई भाषा क्या है? भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन है। भाषा से हम दूसरे के विचारों को अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, अन्य कुछ और भी इसके प्रकार होते हैं। आइए अगला देखते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान करने के साधन के रूप में व्यक्त की जाती है। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में भी काम आती है। भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में काम आती है। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक होती है। नेक्स्ट अगला है भाषा अर्जन। इक्विजेशन क्या है भाई? परिभाषा देखें भाषा अर्जन की। मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा अर्जन क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें बच्चा रटता नहीं है, अपने आप सीख जाता है। जैसे मम्मी ने कुछ कहा, बच्चा ने उससे क्या कर लिया? अर्जित कर लिया। इसे कहते हैं भाषा अर्जन। भाई क्या कहते हैं? भाषा अर्जन। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट अगला है वातावरण का प्रभाव पड़ता है भाषा अर्जन पर। यह सहज प्रक्रिया है भाई। अचेतन व अवचेतन प्रक्रिया होती है इसमें, क्योंकि बच्चा अवचेतन होता है फिर भी सीख जाता है बच्चा, पता ही नहीं पड़ता कब सीख गए भाई। अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज्यादा होता है। यह अनौपचारिक प्रक्रिया है, इसमें स्कूल की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगला है भाषा अर्जन किस वजह से होता है? हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें अपने पर्यावरण से। जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बातें करते हैं। जैसे बच्चे को भाषा आती है किंतु बच्चा ऐसी ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि रूप में। नेक्स्ट मातृभाषा क्या है भाई? मातृभाषा की बात करें, किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप, अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। डेफिनेशन परिभाषा, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल आने से पहले से ही वे मातृभाषा में अपनी बात समझने व कहने में सक्षम होते हैं। यानी कि बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करता है तो वो अपनी मातृभाषा में बोल लेता है, तो ये कहलाती है प्रक्रिया अर्जन वाली। जब बच्चा विद्यालय में आता है तो अधिगम करेगा। अगला है भाई भाषा अधिगम। क्या है भाषा अधिगम? अधिगम जो है वो प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। अधिगम के अंदर चेतन रूप से सीखी जाती है प्रक्रिया। नियम सीखने होते हैं, इसमें किताबें पढ़नी होती हैं, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की जरूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से होता है। नेक्स्ट अगला है भाषा अधिगम जो है, अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है। ये चेतन प्रक्रिया है, बच्चा इसमें चेतन रहेगा, सक्रिय रहेगा। ये प्रयास पूर्ण प्रक्रिया है। औपचारिक माहौल होना चाहिए। स्किनर साहब क्या कहते हैं भाई? स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण पुनर्वलन से सीखी जाती है। यानी कि भाषा का जो अनुकरण है वो पुनर्वलन से सीखा जाता है। नेक्स्ट वाइगोत्स्की साहब क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। ये आपको याद रखना है, प्रिंट समृद्ध माहौल होना चाहिए भाषा सीखने के लिए। आइए नेक्स्ट अगला है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। अब अर्जन की बात करें तो ये अवचेतन प्रक्रिया है, तो भाई भाषा अधिगम क्या? चेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन जो है वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो ये क्या है? नियमबद्ध प्रक्रिया है। भाषा अर्जन अनौपचारिक प्रक्रिया है, तो भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन मातृभाषा होती है और अधिगम, भाषा अधिगम जो है वो दूसरी भाषा होती है। तो ये था अर्जन और भाई ये क्या है भाई? अधिगम। नेक्स्ट अगला है भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्यतः अंतर क्या होता है? भाई दोनों में मुख्यतः अंतर क्या है? वातावरण का अंतर होता है दोनों में। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। बच्चा एक से अधिक भाषा भी अर्जित कर सकता है, किसे? वातावरण से। नेक्स्ट अगला है
लक्ष्य भाषा क्या है? दूसरी भाषा या स्कूली भाषा को लक्ष्य भाषा या टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। मदर टंग क्या है? मातृभाषा क्या है? भाषा का पहला रूप है ये भी। हमेशा अर्जित करते हैं इसको किसको? मातृभाषा के लिए। नेक्स्ट, मातृभाषा पहला रूप होती है। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है भाई हमारी। संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा हिंदी है भाई। औपचारिक भाषा भी है ये। 1963 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343 पैरा फर्स्ट में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, अगला है भाषा सीखने के चरण। भाषा सीखने के चरण कौन कौन से होते हैं ये बताना भी आपको। कूदना कूकना जो होता है, बच्चा कुकिंग करता है, कुइंग करता है, कूकना करता है बच्चा तो 6 सप्ताह में करने लगता है। बलाना करता है बच्चा कब? 1 से जब 6 माह का होता है। एक शब्द चरण बच्चा जब बोलता है तो 1 से 4 साल का होता है। टेलीग्राफी के बाद 2 शब्द चरण बोलता है बच्चा 18 माह से 24 माह या 1.5 वर्ष से 2 वर्ष का बच्चा। लंबे उच्चारण कब करता है बच्चा? करने लगता है जब बच्चा 2 साल से 4 साल का हो जाता है तो लंबे लंबे उच्चारण करने लगता है। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार बच्चा 1 साल का जब बच्चा होता है 3 शब्द, 2 साल के बच्चा 272 शब्द, 5 साल का बच्चा 2072 शब्द। नेक्स्ट, अगला है भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं भाई? तो एक व्याकरण विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, सम्मिश्रण विधि है और संप्रेषण परक विधि है। ये है भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां। व्याकरण विधि कौन सी है भाई? इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है, इसे कहते हैं व्याकरण विधि। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरण नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं, इसे व्याकरण विधि कहते हैं। नेक्स्ट, व्याकरण अनुवाद विधि क्या है? यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही है भाई। इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियों परस्पर संयोजित होती हैं। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने के ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। नेक्स्ट, अगला है प्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड क्या है भाई? तो व्याकरण अनुवाद विधि अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी को मातृभाषा की मध्यस्थ के साथ अन्य भाषा सिखाई जाती हैं। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला है सम्मिश्रण विधि क्या है भाई? इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण होता है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। नेक्स्ट, अगला संप्रेषण परक विधि कौन सी होती है? कम्युनिकेटिव मेथड क्या है भाई? प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ है। भाषा प्रयोग सीखने में भी भाषा की संरचना सीखना है। यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। नेक्स्ट, अगला है आगमन विधि। इंडक्टिव मेथड क्या है? आगमन विधि। आगमन विधि भाई आ बनाएंगे तो ऊ बनेगा, तो उदाहरण से नियम की ओर होता है इसमें भाई। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। उदाहरण की बात करें तो पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में परिभाषा बताना। इसका मतलब आगमन में क्या होता है? पहले उदाहरण फिर नियम। तो पहले हम किसी के उदाहरण बताएं, उसकी फिर बाद में परिभाषा बताएं। नेक्स्ट, अगला है निगमन विधि क्या है? डिडक्टिव मेथड क्या है? नियम से उदाहरण की ओर, नी से निगमन और नी से नियम। सामान्य से विशिष्ट की ओर। उदाहरण की बात करें तो पहले परिभाषा बताई जाती है, फिर उसके उदाहरण पर प्रश्न हल करवाना, तो ये क्या कहता है? निगमन विधि। नेक्स्ट, जीन पियाजे साहब की बात करते हैं। अहम केंद्रित वाक्य। जीन पियाजे साहब ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है, यानी कि भाषा को इन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना है। अहम केंद्रित वाक्य क्या होता है? अहम केंद्रित वाक्य का मतलब होता है कि बच्चा खुद से ही बोल बोलकर बात करता है। 2 से 6 वर्ष का बच्चा बात करता है, तो इससे भी जीन पियाजे अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। और वाइगोस्की से क्या कहते हैं? तो वाइगोस्की से व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। नेक्स्ट, अगला है भाषा एवं विचार पियाजे साहब के। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। जीन पियाजे ने कहा कि विचार से भाषा आती है और
विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। वहीं वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, पहले भाषा आती है फिर विचार आती हैं। वे इनका इन दोनों में क्या था, मतभेद, वाइगोत्स्की और पियाजे साहब में। अगला ले वाइगोत्स्की आ गए ले साहब। बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके हुए सीखता है, यानी कि वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चा जो है वो भाषा सीखेगा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करेगा। इनके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायता होती है। ले वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। पाड़ पाए ढांचा इन्होंने ही बताया था, इसको फोल्डिंग भी। इनके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायता करती है। ले वाइगोत्स्की कहते हैं ले वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। नेक्स्ट अगला है अंतरीकरण। बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक होता है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं भाई, कौन कौन से, सामाजिक वाक सोशल स्पीच 2 वर्ष उम्र हो इसमें भाई, निज वाक यानी प्राइवेट स्पीच तो 3 से 6 वर्ष की उम्र है, आंतरिक मौन वाक तो ये क्या कहलाती है, यानी कि साइलेंट इनर स्पीच 6 वर्ष के बाद की बात है। नेक्स्ट अगला है भाषा और विचार। वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा यानी कि शुरुआत की जो समय होता है उसमें भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक समय के बाद मिल जाते हैं। ये कहते हैं पहले भाषा फिर विचार आते हैं। नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं भाई, प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति क्षमता के साथ पैदा होता है। ऐसा कौन कहते हैं भाई, चॉम्स्की साहब कहते हैं। चॉम्स्की साहब कहते हैं जिसे भाषा अर्जन मंत्र लैड कहा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध है जिसे समझने भाषा अर्जन यंत्र हमारी सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। नेक्स्ट अगला है भाषा कौशल। भाषा कौशल कौन कौन से, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, शुभोपली ये हो गए हमारे कौन से भाई, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। अब हम बात करें LSRW इनकी लिसनिंग स्पीक राइट इनकी रीड और राइट, ये हो गया हमारा LSRW। नेक्स्ट अगला है ग्रहणात्मक कौशल कौन सी होती हैं, तो सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल हैं। अभिव्यंजनात्मक कहे, अभिव्यक्तात्मक कौशल कहे, उत्पादक कौशल कहे तो लिखना और बोलना होती हैं। नेक्स्ट अगला है भाषा के मुख्य 4 कौशलों सुनना बोलना पढ़ना लिखना एकीकृत व अंतर संबंधित होती हैं। सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल हैं, बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषा कौशल सुनना बोलना पढ़ना लिखना के क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है। नेक्स्ट अगला है मौन पठन। मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होगा, बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा, तेजी से पढ़ सकेगा, ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा। कब, मौन पठन करने से बच्चा। नेक्स्ट अगला है सस्वर पठन। क्या होता है भाई, सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होते हैं इसमें। सस्वर पठन से रस भी आता है। नेक्स्ट अगला है लिखना। अध्यापिका बच्चे की वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुत लेख का प्रयोग किया जाता है। लेखन के प्रकार सुलेख सुंदर लेख के लिए किया जाता है, श्रुतलेख वर्तनी की अशुद्धियां दूर करने के लिए किया जाता है, अनुलेख अक्षरों का अनुरेपण ट्रेस करने के लिए लिखा जाता है। नेक्स्ट अगला है भाषाई विकार लैंग्वेज डिसएबिलिटीज। अफेजिया क्या है, अफेजिया के कारण सुनने समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती हैं, इसे कहते हैं अफेजिया। डिसलेक्सिया क्या है भाई, पठन क्षमता पढ़ने व लिखने में समस्या आ जाए डिसलेक्सिया हो जाएगा। डिस्ग्राफिया लिखने में दिक्कत आ जाए भाई। नेक्स्ट अगला है शिक्षण त्रिआमी प्रक्रिया है। ये बात जॉन डोबी ने बताई, कैसे, इसमें भाई त्रिआमी प्रक्रिया कैसे है भाई, अध्यापक छात्र और विषय वस्तु 3 चीजें होती हैं इसमें भी। अध्यापक तभी तो त्रिआमी कहा गया है, अध्यापक छात्र और विषय वस्तु होती हैं। ये बात किसने बताई थी, जॉन डीबी ने बताई थी। अगला नेक्स्ट है शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, टीचिंग मैक्सिम्स, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और सरल से जटिल की ओर, ये क्या शिक्षण के सूत्र हैं।
अगला है शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। दृश्य सामग्री जो होती है वो चार्ट होता है, श्रव्य सामग्री रेडियो होता है, दृश्य श्रव्य सामग्री टीवी होता है, क्रिया सहायक सामग्री फील्ड ट्रिप होता है। नेक्स्ट अगला है दृश्य सामग्री, विजुअल एड क्या है? श्यामपट है, पाठ्य पुस्तक है, चार्ट है और मानचित्र है, ये दृश्य सामग्री होती हैं। नेक्स्ट श्रव्य सामग्री कौन सी है? हियरिंग एड क्या है? रेडियो है, माइक्रोफोन है, एम्पलीफायर है और टैप रिकॉर्डर है, ये क्या है? श्रव्य सामग्री। श्रव्य का मतलब सुनने वाले। नेक्स्ट अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि देखने वाले भी और सुनने वाले भी, तो फिल्म प्रोजेक्टर है, टेलीविजन है और चलचित्र है, ये क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्रियां हैं। नेक्स्ट मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। नेक्स्ट अगला आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया, छात्रों की समस्याओं को दूर करना, छात्रों की योग्यता रुचि कुशलताओं को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना, ये क्या कहलाता है? आकलन का उद्देश्य कहलाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन बराबर आकलन प्लस मापन होता है। भाई मूल्यांकन क्या होता है? तो आकलन करना और उनका मेजरमेंट करना, ये मूल्यांकन कहलाता है। आकलन जो है असेसमेंट में ये देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। मापन क्या है भाई? मापन में ये देखते हैं कि बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा, यानी कि बच्चा कैसे सीखता है, तो आकलन, और बच्चे ने कितने परसेंट सीखा, तो भाई मापन। आकलन व मापन दोनों मूल्यांकन का ही हिस्सा हैं। नेक्स्ट अगला है निदानात्मक परीक्षण क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है, तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? रेमेडियल टीचिंग क्या है? जब शिक्षक बच्चे की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है तो वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यानी कि जो बच्चे की कमियां हैं उनको जानना निदानात्मक परीक्षण और उनको ठीक करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट अगला है उपलब्धि परीक्षण क्या है भाई? इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह है कि अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा, भाषा कौशलों को कहां तक सीख पाया और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया आदि। नेक्स्ट है दक्षता परीक्षा क्या है? इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहां तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। नेक्स्ट अगला है अभिरुचि परीक्षा एप्टीट्यूड टेस्ट। इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं रखता है। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। इसलिए इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट मुख्य कौशल प्राइमरी स्किल कौन कौन सी हैं? तो सुनना और बोलना क्या मुख्य कौशल है। नेक्स्ट पुनर्बलन कौशल कौन कौन सी हैं भाई? रेनफोर्समेंट स्किल कौन कौन सी हैं? तो बोलना और लिखना होती हैं पुनर्बलन स्किल। नेक्स्ट बहुभाषिकता क्या है? मल्टी लैंग्वेज क्या है? एनसीएफ बहुभाषिकता को संसाधन मानता है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ बहुभाषिकता को संसाधन मानता है। बहुभाषिकता का मतलब है एक ही कक्षा में कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे होना बहुभाषिकता कहलाता है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला है पाठ्य पुस्तक क्या है? टेक्स्ट बुक क्या है? कई संसाधनों में एक संसाधन है लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है। रंग बिरंगी होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक भाई, आसान भाषा में होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, बच्चे के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला है त्रिभाषा सूत्र क्या है? 1964 से 1966 की बात है। कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई थी। पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। नेक्स्ट अगला है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। अगला कहता है तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो। नेक्स्ट
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हिंदी पेडागॉजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण कंटेंट थ्योरी थी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।